अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है और लीनियर मोशन क्या है, इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को बाकायदा आगाज़ करते हैं। काइनेमेटिक्स का मीन है मोशन ऑफ ड्यू टू फोर्स, और लीनियर मोशन का मतलब है कि एक सीधी लाइन में हरकत करना। यानी हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हरकत किस किस वजह से होती है, फोर्स की वजह से या बगैर फोर्स से, और किस किस किस्म की हरकत हो सकती है, सीधी हरकत, गोलाई में हरकत, चक्करदार हरकत, आगे पीछे हरकत, इस तरह ही हम इसको देखेंगे। चलें आज का एजेंडा देखते हैं सबसे पहले कि आज हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। तो जो पहला टॉपिक आज हम देखेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन। नंबर 2 आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। नंबर 3 हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और नंबर 4 पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं रेस्ट और मोशन से। तो सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर है, इसको देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी सो रहा है तो इसका मतलब है वो रेस्ट कर रहा है। एक औरत जो है बूढ़ी अम्मा, वो सोफे पे बैठी हुई है तो वो भी रेस्ट में है। एक लड़की दीवार के साथ टेक लगा के बैठी है तो वो भी रेस्ट में है। एक लड़का रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, और एक साइकिल चला रहा है, तो ये दोनों रेस्ट में नहीं है बल्कि ये मोशन में ये हरकत कर रहे हैं। पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब है एक जिस्म रेस्ट में है, सुकून की हालत में है, अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेन है, वो एक स्टेशन पर खड़ी है, तो स्टेशन के इर्द गिर्द लोग तो हरकत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रेन की तरफ ध्यान दें तो ट्रेन अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही। हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि ट्रेन हरकत नहीं कर रही? क्योंकि जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और एक आदमी सोया हुआ उठता है तो वो बाहर देखता है कि जो पोजीशन है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, यानी कि जो स्टेशन है वहीं पर खड़ा हुआ है कि मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जो मेरी ट्रेन है वो रेस्ट की हालत में है। तो बॉडी अगर अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत ना करे तो वो रेस्ट में है। सिमिलरली अब डेफिनेशन देख लेते हैं मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी जिस्म हरकत में माना जाएगा अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत कर रहा है। अगर हम बाइक की एग्जांपल ले लेते हैं या साइकिल की, या हम पैदल चलने की एग्जांपल भी ले लेते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो जो इर्द गिर्द की हमारी सराउंडिंग्स हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मोशन में है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन वाली एग्जांपल दोबारा लें, एक आदमी सोया हुआ उठा है और वो स्टेशन विंडो में से जो ट्रेन की बाहर स्टेशन को देखता है या बाहर के एरिया को देखता है, तो वो अंदाज़ा बखूबी लगा लेता है कि मेरी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं या जो स्टेशन हैं वो बड़ी स्पीड से जगह तब्दील कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी जो है वो मोशन में है और वो चल रही है। रेस्ट की तो कोई टाइप्स नहीं है, सुकून एक तरह का ही है, चाहे आप लेट के करें चाहे बैठ के करें, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में ही हैं। मोशन की कुछ टाइप्स हैं, उसको अब हम देखते हैं, जिसमें लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी थोड़ा हिंट दिया था। ये पिक्चर भी आपके सामने है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीनियर किस तरह की हरकत होती है, रोटेशनल कौन सी होती है और पीरियोडिक कौन सी होती है। इसकी डेफिनेशंस भी मैं दूंगा आगे, आप डेफिनेशन अपने बुक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से ईज़िली यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको इस पिक्चर की मदद से समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे। लीनियर में आप देख सकते हैं एक लड़का है, वो सीधा दौड़ रहा है, कोई मूवमेंट उसकी जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं उसे लीनियर बोलेंगे, लीनियर मोशन। इसी तरह इसके बाद आपको क्लॉक नज़र आ रहा है, घड़ी की सुइयाँ एक सर्कल की सूरत में एक पूरा दायरा बनाती हैं, इस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। या आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो जो चक्कर लगा रही है, गोल घूम रही है, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। या आप जो है सूरज की या चांद की हरकत देखें तो वो भी सर्कुलर है, वो भी गोल चक्कर लगा रहे होते हैं। इसके बाद रोटेशनल आ जाता है। रोटेशनल का मतलब है कि एक फिक्स जगह पे उसके इर्द गिर्द घूमना। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एक स्लिंग की, यानी कि एक रस्सी को आपने जो पत्थर बांधा होता है उसको आप घुमाते हैं, तो आपका जो हाथ है जिससे आप घुमा रहे हैं वो सेंटर में ही रहता है, लेकिन जो रस्सी और पत्थर है वो बिल्कुल आपकी साइड पे घूम रहे होते हैं, तो उसे रोटेशनल बोलते हैं। नहीं एक ही जगह पे उसका बार बार घूमना। आप इस फुटबॉल की डायग्राम को अपने जहन में बिठा के भी रोटेशनल को याद कर सकते हैं
कि आप फुटबॉल को, अगर इस फुटबॉल को आप किक करते हैं तो ये घूम के उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक और वाइट जो इसके डब्बे बने हुए हैं, बॉक्सेस जो हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि वही घूम के दोबारा उसी जगह पे आ गया, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। या फॉर एग्जांपल कोई भी गोल बॉल है, जैसे टेनिस बॉल है या क्रिकेट की बॉल है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बॉल का कौन सा हिस्सा आपके पहले हाथ में था जब आपने फेंका, और जब बैट्समैन के पास वो बॉल पहुंची है तो कौन सा हिस्सा वहाँ जाके टकराया। बॉल सारी एक तरफ से देखने में गोल एक जैसी होती है बिल्कुल, तो इसको आप जहन में डालने के रोटेशनल में वही चीज़ दोबारा आ जाती है, या आपको अंदाज़ा नहीं होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। रोटेशनल में चीज़ घूम के वहीं पे आ जाती है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है पीरियोडिक, जिसमें आपको एक पेंडुलम नज़र आ रहा है। क्लॉक को नहीं देखें आप, नीचे उसके पेंडुलम देखें, यानी जो पेंडुलम होता है वो घूम के वहीं पे ऐसे आगे पीछे हरकत कर रहा है एक जगह पे, यानी वो कहीं उतर के दूर नहीं चले जाता, या वो सर्कल नहीं बनाता, पूरा गोल नहीं घूमता, बल्कि वो आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इस तरीके से। जैसे पींग, हमारी जो पींग होती है जिस पर हम झूला लेते हैं, वो जैसे आगे पीछे हरकत करती है, इसी तरीके से इस मोशन को जो हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि रोटेटरी और सर्कुलर बिल्कुल मैच हो रही थी, इस वजह से उसको एक में डाल दिया गया, क्योंकि सर्कल में भी चक्कर लगाता है और रोटेटरी में भी चक्कर ही लगता है, गोल चक्कर, तो इस वजह से दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। तो अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लीनियर मोशन की, इसको एक और नाम भी है, और वो नाम है ट्रांसलेटरी और linear motion. When a body moves on a straight path and the direction of the motion remains constant during the motion, its motion is called translatory or linear motion. Example, motion of a boat, motion of a car. यानी एक ही सिमत में अगर हरकत हो रही है और वो हर सिमत जो है वो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहेंगे। इसके एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कश्ती की हरकत और कार की हरकत तब तक जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये ना हो कि वो रिवर्स पीछे को आने लग जाए। अगर एक लाइन में सीधा चल रही है, चाहे वो आगे चल रही है चाहे पीछे चल रही है, तो वो ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन है। सेकंड हमारा है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी है व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एग्जांपल है मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस एंड मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। यानी एक जिस्म की हरकत एक फ़िक्स पॉइंट पे, यानी वो एक जगह पे बंधा हुआ है और उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है पंखे की, पंखा एक एक्सिस पे घूमता है, यानी जो उसका जो रॉड है जो छत से जुड़ा हुआ है वो एक एक्सिस है और पंखा उसके इर्द गिर्द घूमता है। या जो मैंने आपको बाल और पत्थर को घुमाने की जो स्लिंग है उसकी एग्जांपल दी थी, आप हाथ जो है आपका वो एक एक्सिस या फिक्स पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द वो पत्थर मूव करता है, तो वो एक रोटेटरी मोशन होगी। और रोटेटरी कैसे होगी, हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे। थर्ड हमारे जो टाइप है वो है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, या जिसको हमने पीरियोडिक मोशन भी बोला था पिक्चर में। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ ए स्विंग, मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ क्लॉक। इट मीन्स, यानी इसका मतलब ये है जो हमने पीरियोडिक में देखा था कि आपकी जो बॉडी है वो एक ही जगह पे खड़ी हो, फिक्स हो और उसी पे आगे पीछे हरकत कर रही हो। रोटेटरी में ये था कि पूरा चक्कर लगता था उस फिक्स पॉइंट पे, जैसे पंखा पूरा चक्कर लगाता है, आगे पीछे हरकत नहीं करता। लेकिन पेंडुलम की एग्जांपल में ये था कि पेंडुलम फिक्स तो है लेकिन वो पूरा चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो सिर्फ आगे पीछे ही हरकत करता है। जैसे मैंने आपको स्विंग की भी एग्जांपल दी थी, यानी पीइंग जिस पे हम झूला लेते हैं, तो झूला भी आगे पीछे हरकत करता है, पूरा गोल नहीं घूमता। अगर वो पूरा गोल घूमेगा तो आपको पता है क्या होगा। तो ये इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, या जो हमने यहाँ पे नाम दिया है ऑसिलेटरी मोशन, और वी कैन से वाइब्रेटरी मोशन। एक और ज़हन में मेरे अभी एग्जांपल आई बड़ी अच्छी, जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम एक ही जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन हम वजद में आके कुरान की कैफियत की वजह से आगे पीछे हरकत करते हैं, अपने सर को हिलाते हैं या अपनी बॉडी को आगे पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन हम खड़े वहीं होते हैं या आप बैठे वहीं होते हैं कुरान पढ़ते हुए, तो वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एक अच्छी एग्जांपल है। फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में हमने मैकेनिक्स का नाम पढ़ा था, जिसकी वजह से यानी मूवमेंट जो थी, मोशन को हम बोलते थे मैकेनिक्स, यानी स्टडी ऑफ मोशन को। अब मैकेनिक्स की आगे दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इसको इजीली समझने के लिए मैंने एक चार्ट दिया है यहाँ पर, इसमें नज़र आ रहा है कि फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस है उसमें मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स
और डायनामिक्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा मीन्स मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स और एजेंट कॉजिंग इज मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी फिज़िक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हरकत यानी मोशन के बारे में बात होगी और ये भी बात होगी कि फ़ोर्स है वो इसको पैदा कर रही है, लेकिन फ़ोर्स पैदा कौन कर रहा है यानी कौन सी चीज़ ताकत लगा रही है इस हरकत के लिए, उसके बारे में बात नहीं होगी। यानी काइनेमेटिक्स में सोर्स ऑफ फोर्स के बारे में कोई बात नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसके बाद नहीं आना चाहिए था, इससे पहले आना चाहिए, तो आपने इसको पहले ही लिखना है। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विद द काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इन दोनों का कम्बिनेशन है। मैकेनिक्स में से ये दोनों आगे निकलें। आप स्टडी ऑफ मोशन को मैकेनिक्स बोलो या कम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। अब डेफिनेशन देखते हैं डायनामिक्स की। काइनेमेटिक्स की जो आपको लाइन याद रखनी है कि विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायनामिक्स इसका रिवर्स है। द वर्ड डायनामिक्स इज़ टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डायनामिक मीन्स पावर। सो डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the causes of motion and how they affect the motion। इसका मतलब है इसमें ना सिर्फ मोशन के बारे में बात होगी बल्कि इसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि मोशन किस वजह से पैदा हो रही है, यानी फोर्स कौन सी है जो इसको चला रही है। फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब हम ये तो देख सकते हैं कि एक बॉल किस आ रही है अपनी काफ़ी स्पीड से, यानी मूव कर रही है, या एक ट्रेन स्पीड से चल रही है, लेकिन हम अब ट्रेन के बारे में ये नहीं पता कर सकते कि ये किस इंजन से चल रही है या किस पेट्रोल से चल रही है या कौन सी मशीन है, कौन सा इंजन इसको चला रहा है, या वो बॉल किसने फेंकी है, कौन सा बॉलर है। इसके बारे में अगर हमने बात करनी है तो हमें डायनामिक्स में आना पड़ेगा। तो डायनामिक्स हमें बताएगा कि फोर्स पैदा कैसे हुई है और काइनेमेटिक्स सिर्फ हमें ये बताएगा कि मोशन हो रही है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज़ का नाम है। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मिकदार यानी मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड यानी मिकदार भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक बॉलर या एक कार, हम कार की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। अब हमने ये नहीं बताया कि वो किस सिमत में जा रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। लेकिन अगर हम बोलें कि एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मशरिक़ की तरफ यानी ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि हमने उसमें डायरेक्शन डाल दी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मिकदार है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने है। स्केलर में लेंथ है, लंबाई की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम की भी, स्पीड की भी, मैस की भी, इस तरह बहुत सी दी हुई है, वर्क पावर वगैरह। वेक्टर जिनकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जैसे मकनातीस की कशिश जो होती है उसकी भी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। अब अपनी लाइफ में आप स्टडी कर सकते हैं कि किस चीज़ की डायरेक्शन है और किसकी नहीं है। जो बाइक की स्पीड है वो स्केलर तो है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन डाल देते हैं तो वो वेक्टर बन जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है यानी फासला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है यानी फासला विद डायरेक्शन, यानी किसी सिमत में अगर फासला तय होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और अगर किसी सिमत में हमें नहीं पता कि किस तरफ वो सफ़र तय हो रहा है तो हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि एक बाइक ने 10 मीटर फासला तय किया या 1 किलोमीटर फासला तय किया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बोलें कि एक बाइक ने लियारी की तरफ 20 किलोमीटर फासला तय किया, डायरेक्शन भी डाल दिया है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कर्व है ब्लू कलर की, जो बहुत लंबा फासला है, और इसके बरक्स ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट को आप देखें ग्रीन कलर में एक सीधी डायरेक्शन में है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि एक सिमत में तय हुआ है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं।
डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी एक नुक्ते से लेके दूसरे नुक्ते तक का जो उसने अगर एक बॉडी ने मूवमेंट की है तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, कम से कम फासला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे ग्रीन कलर की लाइन से हमें वो थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा था तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है। डिस्टेंस मेजर्ड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फासला हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मुस्बत होता है। यानी फासला ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी एक बंदे ने 10 किलोमीटर फासला नेगेटिव में किया है, यानी वो उसने सफ़र किया ही नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, यानी हमने जाना किसी और सिमत में था, अगर हम रिवर्स सिमत में चले गए तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आपने डिस्टेंस टोटल फाइंड करना है तो आपने जितना भी फासला तय किया है जिस सिमत में, आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल प्लस नहीं करना, ऐड नहीं करना, बल्कि आपको वेक्टर्स की मदद से एडिशन करना पड़ेगा हेड टू टेल रूल के तहत, जो आप मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ मोशन। जब भी हरकत होती है तो कोई ना कोई फासला तय होता है, यानी बॉल को अब हल्का सा भी हाथ लगाते हैं कोई ना कोई वो फासला आगे पीछे का तय करती ज़रूर है। लेकिन इसके उल्ट ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो इफ़ द बॉडी कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। लेकिन अगर फासला बॉल जो है वो घूम के उसी जगह पे वापस आ जाती है उसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। यानी अगर एक बॉडी चक्कर खा के उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बेशक उसने डिस्टेंस तय भी किया है, यानी इसका ताल्लुक पोजीशन से है। नंबर 6 पॉइंट जो है हमारा, यूनिट जो होगा डिस्टेंस का मीटर होगा, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों में फासला यानी लेंथ या विड्थ वगैरह एक बॉडी जो है वो तय करती है।